मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। और इससे पहले विविध प्रश्नावली के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उदाहरण 42 बताया गया है। एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में x बराबर इतने द्वारा प्रदत्त है। आगे लिखा है कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो आंसर शीट बताना है, समय और P तथा Q के बीच दूरी। ठीक है, इसको लगवाते हैं। यहाँ पे लिख लो उदाहरण 42 का हल। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने ले लिया है बिंदु P, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया है बिंदु Q। यहाँ पर बताया है समय t बराबर 0 सेकेंड, ठीक है, और बिंदु Q पर रुक जाती है। ठीक है, यहां से कार चलना प्रारंभ करती है और बिंदु Q पर रुक जाती है। जब कार चलना प्रारंभ करेगी तो समय बताया है 0। आगे लिखा है कार द्वारा t सेकंड में तय की दूरी x मीटर में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कार जो है चलना प्रारंभ करेगी t सेकंड में उसने x मीटर दूरी तय की, x मीटर दूरी तय की, जो x बराबर इतना है। आगे लिखा है कार को Q तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, तो आपको इस t का मान निकालना है और जो x मीटर तय की है इसके लिए यहाँ पर दे दिया गया है एक समीकरण। ठीक है, तो x बराबर लिख लो यहाँ पर t स्क्वायर t माइनस t अपॉन 3। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए जब कार यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो समय कितना हुआ, यहाँ पे 0 और प्रश्न में दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर वेग कितना होगा, अगर हम बात करें वेग भी 0 होगा। और आपको पता है वेग b बराबर, अगर हम बात करें x जो मीटर है, अगर दर हम लिखेंगे तो dx अपॉन dt से, क्योंकि आपको पता है कि b बराबर इतना होता है। तो आपको अवकलन करना है इसका t के सापेक्ष। ठीक है, और हमें क्या बताना है आपको पहले ही पता है, समय बताना है और बीच की दूरी, दो आंसर शीट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब होता है कि बराबर के मेरी तरफ d अपॉन dt आपको रखना है और बराबर के उस तरफ d अपॉन dt रखना है। तो t स्क्वायर 2 माइनस t अपॉन 3। ठीक है, अब करेंगे अवकलन, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसका अवकलन तो पता ही है आपको, dx अपॉन dt। अगर हम बात करें यहाँ पर अवकलन करोगे फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। अगर t स्क्वायर का अंदर इंटू कर दो तो फर्स्ट और सेकंड मानना नहीं पड़ेगा। तो सरल जिसमें रहेगा उसी में हम अवकलन करेंगे। तो हम गुणा करने के बाद अवकलन करेंगे। ठीक है, 2t स्क्वायर माइनस इसका इसमें इंटू कर लो, t की घातें 3 मिल जाएंगी अपॉन 3। अब कर लो अवकलन, यहाँ पे कितना होगा, घात आगे एक घात कम कर लो, यहाँ पे 3 आगे
एक घात कम कर लो, और बटे में कितना है 3 है, इस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला 4t माइनस टी स्क्वायर, इतना मिला है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर b बराबर 0 होगा, ठीक है, प्रारंभ में जब कार चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो आपको ये भी पता है ये जो आंसर शीट निकली है dx अपॉन dt के बराबर निकली है, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, b बराबर 0 लेंगे और b पता ही आपको dx अपॉन dt, ठीक है। ये आंसर शीट निकाल ली। अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इतना आप लोग नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इतना, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, प्रारंभ में क्या होगा, वेग 0 होगा, और dx अपॉन dt, ठीक है, वेग को dx अपॉन dt बोलते हैं। x में परिवर्तन की दर यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब dx अपॉन dt की आंसर शीट 4t माइनस का t स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से t का मान आपको निकालना है, जल्दी इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से आपको t कॉमन ले लेना है, गुणनखंड करना है। यहाँ पर t बराबर 0 मिला और यहाँ से t बराबर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर t बराबर 0 दे दिया गया प्रारंभ में, और हमसे मांगा गया है कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो t बराबर 0 तो यहाँ पे था, ठीक है। जब हमने आपको बताया t सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये आपको t निकालना है, ठीक है, ये नहीं निकालना है। तो हमें पता है इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, क्योंकि हमें ये वाला t बताना है। तो आपको क्या करना है, t बराबर 4 लेना है, t बराबर 4 लेना है, और t बराबर जो है ये 0 यहाँ पर है डायग्राम में जो बताया था उसको छोड़ देना है। t बराबर कितना मिला 4 सेकेंड, ठीक है। अब इम्प्लाई दैट करके आपको लिख देना है कार को Q तक पहुंचने में लगा समय, कार को Q तक पहुंचने में लगा समय 4 सेकेंड। एक आंसर शीट आ गई। दूसरी आंसर शीट है P तथा Q के बीच दूरी। तो हमको पता है P तथा Q के बीच दूरी यही तो है, क्योंकि हमने डायग्राम में बताया था x मीटर बताया था, और हमें x बराबर एक समीकरण दे दिया गया है। यहीं पर आपको ये वाला t का मान रख देना है इसमें, तो P तथा Q के बीच दूरी निकल आएगी। इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा इसको रेविड फाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है 9 के बाद कामा लगा लेना है, x बराबर टी स्क्वायर 2 माइनस टी अपॉन 3, ठीक है। t बराबर 4 सेकेंड पर दूरी आपको निकालना है। x बराबर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ये रखना है, 2 जगह रखना है, ठीक है। t माइनस यहाँ पे 4 रखो, 4/3। थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा हल करना। 16 यहाँ से कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, 6 में से अगर 4 घटाएंगे 2 मिलेगा, बटे में 3। x बराबर 32/3। x की आंसर शीट किस में बताइए, मीटर में, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब आपको इम्प्लाई दैट करके लिख देना है। क्या लिख देना है, P तथा Q के बीच दूरी, P तथा Q के बीच दूरी, P तथा Q के बीच दूरी
32/3 मीटर। नोट कर लो, प्रश्न नंबर मीन्स उदाहरण 42 कंप्लीट हो गया। अब अगला उदाहरण हल करवाते हैं, जल्दी इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ लो। उदाहरण 43 क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, 43। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर बताया गया है पानी की एक टंकी का आकार। पानी की एक टंकी है, उसका आकार बताया है कैसा है, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष जानते हो, खड़ा खड़ा बाई अक्ष। एक उल्टे लंबवृत्तीय शंकु, क्या बताया है, एक उल्टे लंबवृत्तीय शंकु है। तो हम समझ गए कि टंकी जो है उसका आकार बताया है लंबवृत्तीय शंकु है, लेकिन उल्टा शंकु है। ठीक है, आगे लिखा है जिसका शीर्ष नीचे है। अब जिसका शीर्ष नीचे है, शीर्ष जानते हो, ये वाला, ये बताया है। ऐसा आपको बनाना है, बनाना डायग्राम, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देख लो यहाँ पर ये शंकु, ठीक है, ये शीर्ष बोला है, नीचे शीर्ष है। आगे देख लो, अब आगे बताया है इसका अर्ध शीर्ष कोण 10⁻⁵। अर्ध शीर्ष मतलब आधा शीर्ष लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं। लंब इसलिए डाल दिया है क्योंकि उसने बोला है लंब वृत्तीय है। ठीक है, तभी लंब यहाँ पे डाला है। चलो इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अर्ध शीर्ष मतलब आधा शीर्ष ले लिया। यहाँ पर बताया है अल्फा बराबर 10⁻⁵, ये बताया है अर्ध शीर्ष कोण इतना है। अल्फा ले लिया तो अल्फा के बराबर लिखना है, थीटा अगर लेना थीटा ले लो, बीटा अगर लेना बीटा ले लो, आपकी मर्जी, कोण कुछ भी ले लो। अब आगे क्या बताया है, इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। भैया दर है और यहाँ पर मात्रक से आपको बताना है, दर अवकलन से डिनोट करते हैं। मीटर क्यूब मतलब आयतन, यहाँ पर जो दर है आयतन की बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dV/dt, dV/dt 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, मात्रा से हमने पता कर लिया कि ये जो दर है किसकी है, आयतन की है। ठीक है, आगे लिखा है पानी के स्तर से बढ़ने की दर। अब फिर दोबारा दर लिखिए, डिनोट करना है अवकलन से, 1 कोटि 1 घात का। तो बढ़ने की दर, पानी जो है बढ़ेगा उसकी दर बताइए, उस क्षण ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है जब टंकी में पानी की ऊंचाई 10 मीटर है। तो भैया इसमें पानी अगर हम भरेंगे, ठीक है, ये लो पानी, ये पानी हम भर रहे हैं, ये पानी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो आपको पता है धीरे धीरे ये पहुंच जाएगा ऊपर। लो तो मतलब यच ऊंचाई क्या ले ली हमने, यच। ठीक है, यच ले ली। यहाँ पर मीटर है तो आपको यच मीटर यहाँ पे लिख देना है। क्या लिख देना है, यच मीटर। ठीक है, और यही दर आपको निकालना है, dH/dt। क्या निकालना है, dH/dt। और यच बराबर दे दिया गया है यहाँ पर 10 मीटर, और इसी की दर हमें बताना है, dH/dt बताना है। अब इसका यूज होगा, अल्फा बराबर जो है 10⁻⁵। तो ऊंचाई शंकु की हमने h और त्रिज्या r ले ली। ठीक है, मात्रक से लिख लो मीटर। ठीक है, तो अब बताइए अगर हम यहाँ से 10 अल्फा ले लें, लंब बटे आधार होता है क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि लंब वृत्तीय शंकु है, 90 के सामने कर्ण और इस कोण के सामने लंब, बचा हुआ आधार, तो लंब बटे आधार होता है। अब लगवाते हैं इसके आगे,
तो यहाँ पे लिख लो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपको यहाँ पर देखना है क्या है, आर है, ठीक है, आर बटे आधार है एच। अब अल्फा को उस तरफ लेके जाओ, अल्फा को उस तरफ नहीं लेके जाएंगे, टेन को उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आर अपान एच, इतना हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप रख लो, टेन अल्फा का मान यहाँ से, तो डायरेक्ट रख लो, ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, डायरेक्ट रख लो। टेन इनवर्स है, टेन को इस तरफ लाएंगे, टेन अल्फा हो जाएगा, इक्वल में 0.5 मिलेगा, तो यहाँ पे 0.5 रख दो, बराबर आर अपान एच, ठीक है। हमें बताना है एच में परिवर्तन की दर, तो आपको यहाँ से आर का मान निकालना है, क्योंकि हम आयतन के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे भैया, 0.5 को आधा, ये आधा है, आधे को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आर बटे एच, तो आर बराबर 1/2 इंटू एच, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 डाल लो। अब शंकु का आयतन फार्मूला यूज कर लो, तो शंकु का आयतन B बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। आर का मान यहाँ पे रख लो, उसके बाद हम अपकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करोगे, यहाँ पर क्या लिया है, टी लिया ना, तो टी के सापेक्ष अपकलन करना है। और प्रश्न में जब ना बताया जाए किसके सापेक्ष दर दी गई है या फिर किसके सापेक्ष दर निकालना है, तो आपको टी के सापेक्ष ही अपकलन करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो इतना नोट कर लो, अब इसको हम रफ करके आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट कर लो। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 से मान रख लो, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से मान रखा है। चलो भाई, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच स्क्वायर मिलेगा, इंटू करेंगे एच की पावर 3 मिल जाएगी, तो b बराबर 1/3 या गुणा कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 2 और बचेगा, 2 का और गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 12, या फिर डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, ठीक है। एच की पावर कितनी मिल जाएगी 3। अब टी के सापेक्ष आपको अपकलन करना है, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, इस हिंदी का आपको मतलब पता है, बराबर के मेरी तरफ d/dt रखना है, बराबर के उस तरफ d/dt रखना है, 1/12 पाई एच क्यू, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपकलन हो जाएगा dv/dt, यहाँ पर देख लो 1/12 पाई आगे ले लो, इसका अपकलन 3 आगे, एक घात कम करोगे लेकिन इसका दोबारा। इतना ध्यान रखना, जब t के सापेक्ष अपकलन करना है तो बराबर के मेरी तरफ जो b है और बराबर के उस तरफ जो h है, ये दोनों चर परतंत्र रहेंगे, दोनों चर परतंत्र रहेंगे, तभी दोनों तरफ आपको अवकलन एक कोटि एक घात का दिखाना है, इधर भी और उधर भी, ठीक है। इसका मान रफ कर चुके हैं, कितना था 5, चाहो तो प्रश्न में देख लो, 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट, ठीक है, 1/12 पाई। अब यहाँ पे देखो 3 से चाहो तो काट दो, ठीक है, 3 चौक 12 4, यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पर एच स्क्वायर है। अब एच का मान प्रश्न में कितना था 10, ठीक है, 10 रख दो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ठीक है। और dh/dt हमने एच का मान प्रश्न में रखा है, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब इसके आगे हल करके आंसर शीट निकाल देंगे। चलो इतना नोट करो। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे 1 मिलेगा, 4 से काट 4 पंचे 20, 1/5 पाई बराबर में dh/dt। मेरे प्यारे बच्चों,
dH/dt का मान निकला है 1/5 पाई। मात्रक यहाँ से देख के आपको लिखना है, ये आयतन का मात्रक है, आपको ऊंचाई का मात्रक लिखना है। कैसे? घात हटा दो, मीटर अपान प्रति मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर शीट चाहें आप पाई में छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, या फिर पाई का मान रख लो 22/7। ठीक है, आगे बताते हैं आंसर शीट पाई का मान रखने के बाद। इसको हम रफ कर देते हैं। तो dH/dt बराबर 1/5। अब पाई का मान 22/7। ठीक है, इस 7 को ऊपर लेके जाओ तो 7 बटे गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 मीटर प्रति मिनट। तो dH/dt की आंसर शीट ये निकली है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप पाई में छोड़ दो आंसर शीट, चाहे आप पाई का मान रखने के बाद छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा। तो ये उदाहरण 43 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला उदाहरण हल करवाते हैं, जल्दी इतना नोट कर लो। अब आपको उदाहरण 44 देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है 2 मीटर ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है। उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न किस प्रश्नावली से लिया गया है? प्रश्नावली 6.1 से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 1 कोटि 1 घात के अवकलन से लिखते हैं। तो आपने लंबाई अगर बाई ली है तो बाई जो है कैसे लिखोगे? राशियों में परिवर्तन की दर से ऐसे। अगर आपने लंबाई को x लिया है तब आप चर x में परिवर्तन की दर ऐसे लिखना है। अगर लंबाई आपने l ली है तो dL/dt से लिखना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे और इसको लगवाते हैं। यहाँ पे लिख लो उदाहरण 44 का हल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 2 मीटर ऊंचाई का आदमी, 2 मीटर ऊंचाई का आदमी, तो हमने ले लिया 2 मीटर ऊंचा एक आदमी। आगे क्या लिखा है? 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है। तो बिजली का खंभा जो है 6 मीटर ऊंचा है। तो बिजली का खंभा यहाँ पे ले लेते हैं, 6 मीटर ये ऊंचा है बिजली का खंभा। आधार आपको दोनों का सेम रखना है, इसका भी इसका भी। अब मेरे प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है। कहाँ से चलता है? बिजली के खंभे से। तो बिजली का ये रहा खंभा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से वो चलेगा यहाँ तक। तो अगर हमने x मीटर दूरी मानी है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दर आपको x में दे दी गई है, दर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे लिखा है उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब वृद्धि मतलब इंक्रीज, तो यहाँ से यहाँ तक की छाया नहीं बताना है। ये बिजली का खंभा है, इसकी छाया हमने यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ पर ले ली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं बताना यहाँ से यहाँ तक, आपको वृद्धि इंक्रीज बताना है, यहाँ से इससे आगे यहाँ तक। तो मिलाते हैं, देखो कहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने 22 मीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी ले ली, ठीक है, और यही लंबाई बाई में परिवर्तन की दर आपको बताना है, dy/dt। समझ में आ गया ना?
अगर हम बात करें इस बिंदु की तो ए डाल दिया, इसको बी डाल दिया, इसको सी डाल दिया, और यहाँ पर हमने डी डाल दिया, और यहाँ पर हमने ई डाल दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको ये दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज, दिख रहा है समकोण त्रिभुज भाई, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा तो समकोण त्रिभुज। एक अगर हम बात करें ये वाला, ये बड़ा सा, ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। अगर हम बात करें ये छोटा सा समकोण त्रिभुज, एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज, दोनों ही समरूप हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है, नियम से नहीं बताना है, नियम तो पता ही आपको, यस ए यस, भुजा कोण भुजा, या कोण भुजा कोण, तो इस नियम से आपको समरूप नहीं बताना, डायरेक्ट बता देना। यहाँ पे छोटा समकोण त्रिभुज, बड़ा समकोण त्रिभुज, दोनों ही समरूप हैं। ठीक है यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज VCA और त्रिभुज EDA समरूप हैं, तब भुजाओं में समानुपात आपको लिखना है। भुजाओं में समानुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इसका आधार हमने ले लिया DA। ठीक है बड़े वाले त्रिभुज का ही आधार लेना है आपको, जैसे छोटे त्रिभुज का आधार आपने DA लिया, अब बड़े त्रिभुज का आधार लिखना है यहाँ पे नीचे CA। ठीक है छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। ठीक है अब ऊंचाई देख लो, छोटे त्रिभुज की ED है ऊपर लिखना है, और बड़े त्रिभुज की नीचे लिखना है, क्या है? BC। ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, यहीं पे DA, अब DA है 22 और यहाँ पर CA की अगर बात करें तो दोनों को आपको प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 22 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई आपको लिखना है। ठीक है यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है x और y को, बराबर ED 2 है, अब बटे में BC 6 है, काट लो, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों y के अपान x प्लस वाई बराबर 1/3, क्रॉस इंटू कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 3y बराबर x प्लस वाई, y को इस तरफ लाएंगे तो 2y मिलेगा ना, यहाँ पे 3y है, एक कम करो 2y। अब आपको अवकलन करना है, प्रश्न में बताया नहीं गया किसके सापेक्ष करना है, तो जब बताया ना जाए प्रश्न में कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है तो t के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। ठीक है यहाँ पे लिख लो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना जल्दी नोट कर लो। अब आगे बढ़ेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देख लो। तो यहाँ पर आपको लिखना है d/dt 2y बराबर d/dt और x। जब t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो चर y और चर x क्या बोलेंगे? परतंत्र चर बोलेंगे। ठीक है परतंत्र चर का मतलब है दोनों तरफ एक कोटि एक घात का अवकलन से आपको डिनोट करना है, ये ऐसे करके। मान रखो dx/dt का मान कितना था प्रश्न में देख लो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है 2dy/dt बराबर 5। ठीक है अब 2 का भाग लगा दो तो कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे
डी वाई के अपॉन डी टी बराबर 5/2 डी एक्स अपॉन डी टी का जो मात्रक होगा वही डी वाई अपॉन डी टी का होगा। तो देख के लिख लो प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर शीट आई है छाया की लंबाई की वृद्धि दर। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे। अब अगला उदाहरण आपको देख लेना है, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, कौन सा है 45। तो यहाँ पर बताया गया है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो ये परवलय का समीकरण है। ठीक है, के किसी बिंदु पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाता है। ये सेंटेंस आपको पता है कि होकर जाता है या स्थित है, ये x और y का मान है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु नहीं दिया गया, बिंदु आपको निकालना पड़ेगा तभी अविलंब का समीकरण बता पाओगे। ठीक है, बिंदु निकालने के लिए वक्र को या करके x को x1 से y को y1 से लिखा जाता है। पहले आपको ये वाला लिख लेना है वक्र। ठीक है, और ये जो प्रश्न है किस प्रश्नावली से लिया गया है? प्रश्नावली 6.3 से लिया गया है। स्पर्श रेखा और अविलंब आपने कंप्लीट की है ना प्रश्नावली 6.3 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी लगाने में। तो यहाँ पे लिख लो दिया गया वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, या करके x को x1 से y को y1 से लिखना है जब बिंदु ना पता हो। वैसे ही आपको समीकरण 1 डालना है। अब आपको अपकलन करना है। ठीक है, 2x हो जाएगा इधर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं तो डी वाई के अपॉन डी एक्स बराबर 4 का भाग लगा लो, 2x के बटे 4 बराबर x के बटे 2 निकलेगा, 2 से 4 कट गया। ठीक है, बिंदु क्या लिया है, x1 y1 लिया है, तो इसी बिंदु पर प्रवणता यम आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता यम बराबर यहाँ पे लिख लो प्रवणता यम बराबर डी वाई के अपॉन डी एक्स, सफिक्स में आपको लिखना है x1, y1। ठीक है, यहाँ पर x को x1 से लिख दो तो x1/2, तो ये निकली है प्रवणता यम। अब आपको इसी बिंदु पर अविलंब का समीकरण का फार्मूला लगाना है। ठीक है, बिंदु x1, y1 पर अविलंब का समीकरण होता है फार्मूला y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। ठीक है, मान रख दो, यम का मान रखो क्योंकि x1 और y1 सेम रहेगा क्योंकि वही बिंदु माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों y माइनस y1 बराबर -1/m का मान x1 के बटे 2। ठीक है, x माइनस x1, चलो ये ऊपर ले लो, y माइनस y1 बराबर -2/x1, x माइनस x1 इंटू करोगे। चलो भाई यहाँ से y1 का मान निकाल लो क्योंकि x1 यहाँ पर, x1 यहाँ पर, x1 ज़्यादा बार है, y1 एक बार है। y1 का मान निकाल लो, इसको इस तरफ लाएंगे तो y, इसको इस तरफ लाएंगे प्लस का 2/x1 हो जाएगा, x माइनस x1। इसे समीकरण डाल लो 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, x1 और y1 का मान निकालना है। जब निकल आए इसी में रख दो, अविलंब का समीकरण निकल आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसने बोला है अविलंब, जो अविलंब है ना ये निकाला है, ये अविलंब बिंदु
इतने से होकर जाता है। चलो भैया, इतने से होकर जाता है तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु से पास करवा देंगे ये अभिलंब। तो यहाँ पे लिख लो अभिलंब, अभिलंब जो 2 है बिंदु 1,2 से होकर जाता है। चलो भैया, अभिलंब इतने से होकर जाता है तो x और y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान रख दो। तो y1 बराबर y है 2, ठीक है, 2/x1, x का मान 1 माइनस का x1, ठीक है। अब इसे क्या डालो, नंबर 3 डालो। अब समीकरण 1 और 3 को हल करना है, x1 और y1 के मान निकालना है और यहीं पर रख देना है, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से आपको y1 का मान रखना है, तो x1 स्क्वायर बटे 4 समीकरण 1 से निकाल लेना, y1 बराबर x1 स्क्वायर बटे 4 निकलेगा। समीकरण 1 से y1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। रखो y1 का मान x1 स्क्वायर बटे 4 बराबर 2 प्लस का 2 बटे x1, 1 माइनस का x1, ठीक है। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम लेना है x1, पहले इस तरफ ले लो x1 स्क्वायर बटे 4 बराबर, हमने ले लिया यहाँ पर x1 लघुत्तम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x1 और प्लस का 2, 1 माइनस का x1, ठीक है। क्रॉस इंटू करो इसका इसमें, तो x1 क्यूब बराबर 4 का इंटू कर दो, तो 8x1, यहाँ पर 8, तो प्लस का 8 और माइनस का 8x1, ये कट गया, प्लस का 8x1 माइनस का 8x1, तो x1 क्यूब बराबर क्या निकला 8। अगर हम बात करें यहाँ से, तो घनमूल निकालना है, तो x1 बराबर कितना निकलेगा 2, 8 का घनमूल 2, x1 का मान पता चल गया। अब x1 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण 1 से, चलो इतना नोट करो जल्दी। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 क्या है, x1 स्क्वायर बराबर 4y। चलो भाई थोड़ा यहाँ पे देख लो, मान रखो x1 का 2 रखोगे 4 हो जाएगा बराबर 4y1, तो y1 बराबर 1, 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4। तो बिंदु तो पता चल गया, ठीक है, बिंदु पता चल गया, इसी में रख दो। तो समीकरण 3 से, यही समीकरण 3 है, इसी में रख लो। y1 का मान यहाँ पे डाल दो, x1 का मान यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। चलो भाई अब निकालेंगे हम, समीकरण 3 में नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखना है। यहाँ से क्या निकलेगा, चर x और y में तो हमें समीकरण चाहिए, यहाँ पे चर x और y में थोड़ी मिलेगा, ठीक है। इसको रफ करेंगे, समीकरण 2 की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई अब समीकरण 2 हम रफ कर चुके हैं, दोबारा लिख देते हैं। y माइनस y1 बराबर -2/x1 x माइनस x1, यही था ना। चलो भाई y माइनस y1 का मान देख लो, y1 का मान देख लो, यहाँ पर 1 है, x1 का मान देख लो, कहाँ गया x1 का मान, ये 2, x माइनस 2, ठीक है। तो y माइनस 1 बराबर काट दो,
-1 का इंटू कर लो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, x को इस तरफ लाओ, x प्लस वाई बराबर 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये निकला है अभिलंब का समीकरण। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम उदाहरण 46 की। जल्दी इतना नोट कर लो, इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते रहा करो। चलो भाई अगले उदाहरण, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं। कौन सा है 46 है 46। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या बताया, वक्र y बराबर cos x प्लस वाई। फिर ये शर्त दे रखी है, इसी शर्त से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहता कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समांतर आपको दिख रहा है, ठीक है। इस शर्त का हम यूज करेंगे क्योंकि हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण बताना है, तो हमें बिंदु चाहिए, बिंदु नहीं पता, ठीक है। कहीं दिख रहा है बिंदु? नहीं। तो बिंदु हमें चाहिए, तो समांतर यहाँ पे लिखा है, समांतर होने के लिए शर्त m1 बराबर m2। ये m1 निकालना है वक्र से और ये m2 रेखा से। इतना ध्यान रखना है, m1 जो है वक्र की प्रवणता और m2 जो है रेखा की प्रवणता होती है। फिर मान रखने के बाद थोड़ा सा हल करेंगे, या तो x1 का मान पता चलेगा या y1 का, उठा के इस वक्र में रख देंगे तो हमें बिंदु पता चल जाएगा। जैसे ही बिंदु पता चलेगा तुरंत ही हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण पता लग जाएगा। अगर बिंदु 1 निकलेगा, एक स्पर्श रेखा समीकरण बताना पड़ेगा। अगर बिंदु 2 निकलेंगे तो 2 समीकरण बताना पड़ेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया वक्र, दिया गया वक्र y बराबर cos x प्लस का y, या करके आपको लिखना है क्योंकि बिंदु नहीं पता है। तो उदाहरण 45 की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया बिंदु जब ना पता हो तो x को x1 से y1 को y1 से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी बिंदु नहीं पता है, ठीक है। तो y1 बराबर cos x1 प्लस का y1, इसे क्या डालना है, समीकरण 1 डालना है, ठीक है ना। चलो भाई अवकलन करो x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx बराबर cos का क्या होगा, माइनस का साइन, यही होगा। और आपको दोबारा करना है अवकलन इसका, क्योंकि चर चेंज है, चर चेंज तो दोबारा अवकलन करना पड़ता है। x का 1 और y का dy के अपॉन dx, ठीक है। यहाँ से आपको 2 पद मिल जाएंगे, एक पद इस तरफ लाएंगे जिसमें dy अपॉन dx है, क्योंकि इस तरफ भी है, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो dy के अपॉन dx बराबर माइनस का साइन x प्लस का y, इसको इसमें इंटू करो, प्लस माइनस माइनस का साइन x प्लस का y और dy के अपॉन dx। अब क्या करना है, इसको इस तरफ लाना है और dy अपॉन dx कॉमन ले लेना है। तो इसे यहाँ से 1 मिलेगा, वहाँ से प्लस का साइन x प्लस y मिलेगा, कॉमन हमने ले लिया, dy अपॉन dx बराबर में माइनस का साइन x प्लस का y। तो यहाँ से अगर हम बात करें dy अपॉन dx का मान मिल जाएगा माइनस का साइन x प्लस y अपॉन 1 प्लस का साइन x प्लस का y। अब आपको परिवर्तन निकालना है m1, किस बिंदु पे निकालोगे, जो बिंदु आपने x1 और y1 माना है इसी बिंदु पर आपको निकालना है परिवर्तन m1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर लिखना है प्रवणता m बराबर, यहाँ पर m1 ले लेते हैं, ठीक है, dy के अपॉन dx x1 y1, x को x1 से और y को y1 से बिंदु आपने लिया ना, इसी बिंदु पे निकालना है। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x1, जहाँ y है वहाँ पे y1 रख देना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भाई, तो प्रवणता जो m1 निकलेगी, यहाँ से देख लो माइनस का साइन
x1 प्लस का y1 के बटे 1 प्लस का साइन x1 प्लस का y1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, रेखा से निकालना है परिवर्ता m2। तो रेखा का समीकरण क्या लेना है, रेखा का समीकरण। यहाँ से देख लो x प्लस 2y बराबर 0, तो x प्लस का 2y बराबर 0। परिवर्ता निकालो m2, तो परिवर्ता m2 बराबर, फार्मूला होता है अगर रेखा व्यापक रूप में है ax प्लस बी वाई प्लस सी के, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा माइनस x का गुणांक वटे y का गुणांक। ठीक है ना। चलो भाई इसको हम रफ कर देते हैं। अब गुणांक उठाना है आपको। x का गुणांक 1 मिला, y का गुणांक 2 मिला, -1/2 निकली है प्रवृत्ता m2। अब समांतर होने के लिए प्रतिबंध आपको लगाना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिख लो समांतर होने के लिए प्रतिबंध, समांतर होने के लिए प्रतिबंध m1 बराबर m2। अब m1 का मान रख लो माइनस का साइन x1 प्लस का y1 के बटे में 1 प्लस का साइन x1 प्लस का y1 बराबर, यहाँ से -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल करो और क्रॉस इंटू करके लिखो। इसका इसमें करेंगे क्या मिलेगा, 2 साइन x1 प्लस का y1 बराबर, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस का साइन x1 प्लस का y1। इसको इस तरफ लाएंगे तो घटा देंगे, यहाँ पर 1 मिलेगा साइन। ठीक है, इतना नोट करो, रफ करके आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई इसको इस तरफ लाओ, घटा दो, तो साइन x1 प्लस का y1 बराबर 1, इसे समीकरण 2 डालो। अब आपको यहाँ से ना तो x1 का मान मिला है ना तो y1 का मान मिला है। अब समीकरण 1 का यूज तो होगा, कैसे होगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, cos x1 प्लस का y1 बराबर, देख लो प्रश्न में देख लो। ठीक है, y1 समीकरण 1। अब कैसे इन्हें हल करोगे बताते हैं, वर्ग करके जोड़ दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ने पर, चलो भाई बराबर के मेरी तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पर वर्ग कर दो, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर तो y1 स्क्वायर। इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, रख दो 1। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई यहाँ पे हमने 1 रख दिया, बराबर 1 प्लस y1 स्क्वायर, 1 से 1 कट गया ना, तो y1 स्क्वायर बराबर 0, घात हटाओगे √0 का मान 0 ही निकलेगा। अब y1 का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो। यहाँ पे रखो तो कॉस है, यहाँ पे रखो तो साइन है। ठीक है, चाहे जिसमें रख लो, आपको मान पता करना है x1 का। तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों चाहे आप समीकरण 1 में रखो, x1 का मान वही निकलेगा जो समीकरण 2 में निकलेगा, वही समीकरण 1 में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन x1 प्लस का y1 का मान डाल दो 0 बराबर 1, तो साइन x1 बराबर 1। अब बताओ ये 1 जो है साइन की टेबल में कितने कितने का मान होता है, और
इस शर्त का भी यूज करना है। एक आपको कोण प्लस का लेना है, यहाँ पे देखो, ठीक है, 2 पाई और इस तरफ -2 पाई। तो इसका मतलब है एक प्लस का x1 का मान लेना है, एक माइनस का, ठीक है। दो मान यहाँ से निकल आएंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे साइन की, तो डायग्राम आपको पता होगा, हम बताते हैं। ये साइन का है डायग्राम। अधिकतम मान होता है +1, न्यूनतम मान होता है -1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे y अक्ष लिख दो और यहाँ पर x अक्ष लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो हम +1 की बात कर रहे हैं, π/2 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, ये क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ तक π/2, ठीक है। एक मिल गया π/2, प्लस का ले लिया। अब एक रेखा के नीचे ले लो कोण, एक यहाँ पर ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाई और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 90 पाई हो गया ना 180। पाई जो है इसमें जोड़ दो, पाई जो है इसमें जोड़ दो, π/2 में 3π/2। तो एक कोण ये लेना है, ठीक है। चलो भाई, इसके आगे ये डायग्राम बना, डायग्राम के आगे यहाँ से लिखना है साइन x1 बराबर, एक तो ले लो साइन 90, एक ले लो साइन 3π/2। अब आपको पता है साइन 3π/2 का मान क्या होता है, -1। कोण के सामने -1 है क्या, +1, तो यहाँ पर माइनस ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दो मान आपको ले लेना है। अब इसके आगे देख लो, साइन x1 बराबर साइन 90, ये माइनस अंदर भेज दो, उसके बाद साइन से साइन हटा देंगे दोनों पक्षों से, तो -3π/2। अब साइन से साइन हटा दो तो x1 बराबर यहाँ से π/2 मिला, यहाँ से माइनस का 3π/2 मिला। हमको बिंदु पता चल गए, ठीक है। तो बिंदु बराबर x1 का मान π/2 किस मान पर मिला था, y1 के मान पर मिला था, कामा करके फिर 3π/2 x1 का मान किस पर मिला था, y1 के मान पर। ये बिंदु निकला है, एक ये। तो इस पर आपको स्पर्श रेखा समीकरण बताना है और इस पर बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला यूज करेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख लो बिंदु π/2, 0 इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण। चलो भाई, y - y1 बराबर m x - x1। तो x1 y1 का मान यहाँ से रखना है और प्रवृत्ता m आपको निकालना नहीं है, पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, समांतर। तो समांतर के लिए आपने शर्त यूज की थी m1 बराबर m2। जो m1 की प्रवृत्ता है, जो इस वक्र की प्रवृत्ता है, वही रेखा की होगी। तो रेखा की प्रवृत्ता क्या निकाली थी आपने, -1/2 निकाली थी। तो यही आपको यहाँ पे रख देना है, चाहे आप वक्र से निकाल लो प्रवृत्ता, चाहे रेखा से निकाल लो, सेम निकलेगी। तो हम वक्र से नहीं निकालेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इस रेखा की प्रवृत्ता यूज कर लेते हैं, क्योंकि समांतर में वक्र की प्रवृत्ता और रेखा की प्रवृत्ता बराबर होती है। तो रेखा की यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो y - y1 का मान 0, प्रवृत्ता m, रेखा से -x/2 रख ली, x माइनस यहाँ से π/2। अब 2 का क्रॉस इंटू कर लो, 2y बराबर माइनस का इंटू कर लो, माइनस का x और प्लस का π/2। अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं।
x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस का 2y इक्वल पाई बाई 2, 2 का क्रॉस इंटू कर लो, 2x प्लस का 4y इक्वल पाई, ठीक है, 2x प्लस का 4y इक्वल पाई, ये निकल आया। चलो भाई, अब दूसरे बिंदु पर आपको और बताना है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ पे लिख लो बिंदु माइनस का 3π/2 कामा 0, यही दूसरा बिंदु निकला था, ठीक है। इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण, चलो भाई फार्मूला तो याद होगा ना, यही फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, ये वाला, या दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 का मान 0 है, परिवर्ता m वही लेना है जो आपने इसके समीकरण निकालने के लिए लिए थे। -1/2 x माइनस का 3π/2 प्लस का हो जाएगा 3π/2, ठीक है। 2 का क्रॉस इंटू कर लो, माइनस से इंटू कर लो, माइनस का x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3π/2, ठीक है। अब x को इस तरफ लाएंगे, x प्लस का 2y इक्वल माइनस का 3π/2, 2 का क्रॉस इंटू कर दो, इसको हम रफ करेंगे, 2 का क्रॉस इंटू करते हैं, तो 2x प्लस का 4y, ठीक है, और यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस का 3π को इस तरफ लाएंगे, प्लस का हमें कर लेना है, प्लस का 3π इक्वल 0, ये निकला है दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 44, 45, 46, तो 46 तक उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हैं उदाहरण अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।